ये वाला कप एक अडल्ट है और ये एक 7 साल का बच्चा, दोनों ने सेम क्राइम कमिट किया है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि जो पनिशमेंट एक अडल्ट को मिल रही है वही पनिशमेंट एक 7 साल के बच्चे को भी मिलनी चाहिए? क्या ये इक्वालिटी है? बताओ। नहीं, असली इक्वालिटी तब होगी जब इन दो लोगों को इनकी एज, सर्कमस्टेंसेस और ज़रूरत के हिसाब से ट्रीट किया जाए। अगर दो लोग अनईक्वल हैं तो उन पर एप्लीकेबल लॉज भी इक्वल नहीं होने चाहिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 भी यही कहता है। हाय एवरीवन, आई एम रूपाली एंड आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी पहला फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी की बात करता है। मतलब सिंपल है, इंडिया में रह रहा कोई भी इंसान, फिर चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर, सब इक्वल है लॉ के सामने। फिर चाहे वो रिच हो या पुअर हो, सेलिब्रिटी हो या कॉमन मैन हो, लॉ सब पे इक्वली अप्लाई होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इन दोनों का मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे? तो देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझने से पहले हमें रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ का आइडिया दिया था एवी डाइसी ने। रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक प्रिंसिपल था, जिसका मतलब सिंपल था कि कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं है, यानी लॉ इज सुप्रीम। फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कॉमन मैन, सबको सेम लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये बात करता है कि क्या नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो स्पेशल प्रिविलेजेस डिनाई करता है और ये कहता है कि सभी लोग इक्वल है लॉ के सामने। पर जरा ये पिक्चर देखो, 3 बच्चे हैं जो फेंस के उस पार मैच देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी हाइट अलग अलग है। अगर सबको एक जैसे साइज का बॉक्स दे दिया जाए तो सबसे लंबा बच्चा तो आसानी से देख लेगा, थोड़ा छोटा बच्चा थोड़ा ऊपर उठ के देख लेगा, लेकिन सबसे छोटा बच्चा तब भी नहीं देख पाएगा। टेक्निकली इक्वल ट्रीटमेंट तो है, पर क्या ये असली इक्वालिटी है? नहीं। इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 14 में एक और कॉन्सेप्ट ऐड किया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये कहता है कि अगर दो लोग सेम है तो उनको सेम ट्रीट करो, पर अगर दो लोग डिफरेंट है तो लॉ को भी उनको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। तो ये बताता है कि क्या होना चाहिए, इसीलिए ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जिसको हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, यानी इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करो और जो थोड़े सोशली बैकवर्ड हैं या वल्नरेबल हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जा सकता है ताकि वो भी सेम लेवल पे आ सके। जैसे SC/ST रिजर्वेशन या विमेन प्रोटेक्शन लॉज, और ऐसे कई लॉज पास किए जाते हैं ताकि सबको बराबर लेवल पे लाया जा सके। लेकिन ये अनइक्वल ट्रीटमेंट भी तभी वैलिड होगा जब वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के थ्रू किया गया हो। अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि स्टेट अगर कोई अलग ग्रुप बनाती है, उस ग्रुप को क्यों क्लासिफाई किया गया है उसके पीछे एक लॉजिकल और रियल डिफरेंस होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, जिसको हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब हर क्लासिफिकेशन वैलिड हो ये ज़रूरी नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा? तो कोर्ट ने 2 टेस्ट सेट किए हुए हैं। पहला है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दूसरा है रैशनल नेक्सस। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब होता है कि जिन लोगों को, जिस ग्रुप को अलग किया जा रहा हो उसके पीछे एक लॉजिकल और रियल डिफरेंस होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कल से प्रेग्नेंट वुमेन को मैटरनिटी लीव दी जाएगी। अब ये क्लासिफिकेशन वैलिड है। कैसे? क्योंकि प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के बीच में एक लॉजिकल और रियल डिफरेंस है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है। दैट्स इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। तो जब भी डिफरेंस लॉजिकल हो और उसका सीधा सीधा कनेक्शन लॉ के गोल के साथ हो तो वो एक वैलिड क्लासिफिकेशन होती है, वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो सकता। यानी प्रेग्नेंट वुमेन को मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करना एक वैलिड क्लासिफिकेशन है। लेकिन अगर एक लॉ पास हो कि सिर्फ रेड टी शर्ट पहनने वाले लोगों को सब्सिडी मिलेगी, तो जो रेड टी शर्ट वाले ग्रुप को क्लासिफाई किया गया है उसमें ना कोई लॉजिक है ना कोई कनेक्शन है लॉ के साथ, तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। इसी से रिलेटेड एक केस देखते हैं, EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो रोयप्पा एक सीनियर IAS ऑफिसर थे और उनका ट्रांसफर एज अ प्लानिंग एडवाइजर कर दिया गया विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई लॉ या एक्शन आर्बिट्ररी है, बिना लॉजिक के, बायस्ड है या बस अनफेयर है,
तो चाहे वो सब पे इक्वली अप्लाई हो, वो भी आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होगा। इसने इक्वालिटी को सिर्फ क्लासिफिकेशन तक लिमिट नहीं रखा, बल्कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो रही आर्बिट्रेरीनेस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट किया। फिर आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसने आर्टिकल 14 को और स्ट्रॉन्ग बनाया। मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना किसी प्रॉपर रीजन के सस्पेंड कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लॉ का फेयर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि लॉ का प्रोसीजर भी फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। अगर प्रोसीजर ही अनफेयर है तो वो भी आर्टिकल 14 वायलेट करेगा। अब सिर्फ लॉ का कंटेंट नहीं, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आर्टिकल 14 के अंदर आने लगा। अब जैसे जैसे टाइम बदलता है, सोसाइटी की नीड्स बदलती हैं, वैसे ही कोर्ट में आर्टिकल 14 को भी इवॉल्व किया टाइम टू टाइम। आज के टाइम में कोर्ट्स देखते हैं कि लॉ का रियल लाइफ इफेक्ट क्या है, क्या कोई ग्रुप इनडायरेक्टली अफेक्ट तो नहीं हो रहा। जैसे नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन किया था, ये बोलकर कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी को अनफेयरली टारगेट करता था। कोर्ट ने कहा कि उनकी आइडेंटिटी और डिग्निटी भी आर्टिकल 14 के अंदर प्रोटेक्टेड है। और लैंडमार्क केस था द सबरीमाला टेम्पल केस। सबरीमाला टेम्पल में 10 से 50 साल की विमेन को टेम्पल में जाना अलाउड नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि जेंडर बेस्ड एक्सक्लूजन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये डिसीजन दिखाता है कि आर्टिकल 14 अब सिर्फ स्टेट एक्शंस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रिलीजियस कस्टम्स पर भी इम्प्लीमेंट होता है। अब आर्टिकल 14 के अंदर कुछ लोगों को इम्यूनिटी मिली हुई है, जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स अपने टेन्योर के दौरान जो भी डिसीजंस लेंगे, उन पर कोई केस, अरेस्ट या लीगल एक्शन नहीं हो सकता। इनके अलावा एमपीज एंड एमएलएज, मीडिया या फिर फॉरेन डिप्लोमेट्स, प्रेसिडेंट्स, यूएन एजेंसीज, इन सब को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है इंडिया में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।